18वीं लोकसभा की कैबिनेट ने कल 9 जून को अपना 72 71 प्लस प्राइम मिनिस्टर, इस तरीके से मंत्रियों ने राष्ट्रपति भवन में एक समारोह में शपथ ग्रहण का कार्यक्रम संपन्न किया। उसके बाद आज जो है वो क्या कहते हैं, पोर्टफोलियोज का जो है एलोकेशन भी आ चुका है। उसकी एक प्रेस रिलीज राष्ट्रपति भवन के माध्यम से जारी की जा चुकी है शाम को। पर चूँकि आपको पता ही है कि 240 ये सीटें जो है बीजेपी ने इस बार अपने सांसदों के तौर पे पाई हैं। बाकी इसमें उसके सहयोगी दलों को मिला के 292 और 293 का आंकड़ा बनता है, जिसमें जेडीयू से 12 और आंध्र प्रदेश की एक जो पार्टी है तेलुगु देशम पार्टी, जिसके मुखिया चंद्रबाबू नायडू हैं, और जेडीयू के नीतीश कुमार, ये दो बड़े ऐसे एलाइज पार्टीज हैं जिनके माध्यम से जो है बीजेपी एनडीए गवर्नमेंट फॉर्म कर चुकी है। पर जो एक मुद्दा है कि अभी इसमें जो है 12 मंत्रियों को जो है शपथ दिलाई गई है सहयोगी दलों के लिए, पर उसमें जो स्पीकर वाला मुद्दा है कि लोकसभा का स्पीकर, इसको लेके जेडीयू और टीडीपी तेलुगु देशम पार्टी दोनों चाहते हैं कि स्पीकर उनकी तरफ से हो। ऐसा क्यों हो रहा है और क्या क्रूशियल रोल होता है कोलिशन गवर्नमेंट में एक स्पीकर का, इसकी चर्चा मैं आज इस वीडियो में कर रहा हूँ। मैं एडवोकेट दिलीप बागवार आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूँ। जैसा कि मैं बता ही चुका हूँ कि ओथ टेकिंग सेरेमनी हो चुकी है, पोर्टफोलियोज बढ़ चुके हैं, लेकिन अभी जो नई चर्चा छिड़ी हुई है कुछ दिनों से वो स्पीकर के रोल को लेके है। तो मैं आपको बता दूंगा कि जो लोकसभा का स्पीकर है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। उसके बारे में आर्टिकल 93 में जो है मेंशन है। आर्टिकल 93 में बताया गया है कि जैसे ही मतलब एक नई सरकार गठित होती है तो जल्द से जल्द 2 लोगों को स्पीकर और एक डेप्यूटी स्पीकर के तौर पर चुनने का काम वहाँ की संसद यानी कि लोकसभा के द्वारा होगा। अब मैं बात करता हूँ कि चूँकि ये जो गवर्नमेंट है उसमें बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, लार्जेस्ट पार्टी, उसके 240 सांसद हैं, पर ये सहयोगी दलों के समर्थन से जो है एनडीए गवर्नमेंट बनी है। पिछली बार की तरह बीजेपी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है, तो उसमें एक स्पीकर का रोल क्रूशियल होता है, वो एक निष्पक्ष रहे। इसी बात वजह से टीडीपी हो या जेडीयू हो, ये दोनों चाहते हैं कि स्पीकर उनका हो। इसके अलावा कुछ सालों के दौरान जिस तरीके से कई राज्यों में गवर्नमेंट में जो उठापटक हुई है, कई पार्टियों का टूटना हुआ है, उनको जो बिखराव हुआ है, जैसे कि आप महाराष्ट्र का एक उदाहरण ले सकते हैं जहाँ पे जो है शिवसेना 2 गुटों में बंट गई। एक का नेतृत्व एकनाथ शिंदे करते हैं और दूसरे का जो है उद्धव बाला साहब ठाकरे ग्रुप, शिवसेना यूबीटी, उसका नेतृत्व उद्धव ठाकरे कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जब पार्टियां बिखरती हैं और कोलिशन गवर्नमेंट है, तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए एक स्पीकर का रोल जो है, दल बदल विरोधी कानून एंटी डिफेक्शन लॉ है, उसमें स्पीकर का रोल मायने रखता है। और इसके पहले मैं आपको एक जानकारी के लिए बता दूं कि नीतीश कुमार ने, जब वो अभी एनडीए का हिस्सा नहीं रहते, कुछ ही महीनों पहले वो वापसी की है उन्होंने एनडीए में, तो उन्होंने अपनी पार्टी टूटने के जो आरोप है बीजेपी पे लगाए थे। तो ऐसी स्थिति में जब चूँकि समर्थन की बात है और जिस तरीके से कुछ समय से चीज़ें चल रही हैं, उसको देखते हुए दोनों पार्टियां जेडीयू और टीडीपी चाहती हैं कि स्पीकर उनका हो, ताकि अगर कोई ऐसी स्थिति बन जाए तो उसमें जो है उनके इंटरेस्ट जो है संरक्षित रहें। मैं आपको बता दूं, स्पीकर का रोल एक पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। कई तरीके के कार्य उसके पास होते हैं और इसके अलावा उससे उम्मीद की जाती है एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कि वो निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से पूरे सदन को चलाए। ज़्यादा तो ये नहीं हुआ, ज़्यादातर हुआ क्या है कि जो भी आता है वो किसी न किसी पार्टी से आता है। 2014 और 2019 की मैं यहाँ पे बात करता हूँ। 2014 में जो सुमित्रा महाजन थी लोकसभा की स्पीकर, वो बीजेपी की टिकट से चुनकर आई थी, पर उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दिया। इसी तरीके से पिछले जो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला थे, वो भी बीजेपी की टिकट से चुन के आए थे और उन्होंने भी इस्तीफा नहीं दिया। हाँ, कुछ चौथे लोकसभा की बात है जब नीलम संजीव रेड्डी जो कांग्रेस की तरफ से चुन के आए थे, उन्होंने अपनी निष्पक्षता और पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए जो कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। पर हर कोई उनकी तरह नहीं होता है।
समय समय पर जो है स्पीकर के रोल पे और उसकी पार्टी की जो सदस्यता है उस पे विचार होते रहे हैं। इसमें सोमनाथ चटर्जी की भी बात है, जिसमें उनकी पार्टी ने उन्हें जो है परमाणु समझौता जो अमेरिका के साथ हुआ तो उसके लिए उन्हें अपनी पार्टी से निष्कासित किया था। तो जैसे चूँकि ये गठबंधन की सरकार है, उसमें प्रोसीडिंग्स अच्छी चले और निष्पक्षता तरीके से सारी चीज़ें हो सके, इसलिए जेडीयू और टीडीपी दोनों ही लोकसभा स्पीकर चाहती है। इसके अलावा बात ये भी है कि अभी तक दोनों 14 या 19 की बात हो, जो बीजेपी की पिछली 2 सरकारें रही हैं जिसमें उसके पास स्पष्ट बहुमत था, तो उसके स्पीकर बने। इस बार भी वो चाह रही है, बाकी देखते हैं क्या होता है। और इसके अलावा मैं बता दूं एक जानकारी आपको कि होता क्या है कि जब पहला जो संसद का सत्र बनता है सरकार बनने के बाद, तो उस दौरान स्पीकर नहीं होता है, पर संसद सदस्यों को जो है शपथ दिलानी होती है। तो सबसे पहले प्रेसिडेंट एक प्रोटेम स्पीकर अपॉइंट करता है। वो प्रोटेम स्पीकर जो है संसद सदस्यों को वो दिलाता है, शपथ दिलाता है। उसके बाद जो है स्पीकर का और डेप्यूटी स्पीकर का जो है इलेक्ट किया जाता है। और ये इलेक्ट करना इस तरीके से होता है, एक सिंपल मेजोरिटी तो आप समझते हैं 50% प्लस 1, मतलब प्रेजेंट और वोटिंग, मतलब जो उस पर्टिकुलर डे पे प्रेजेंट होंगे और वोटिंग की है उसका 50% प्लस 1 के माध्यम से जो है लोकसभा का स्पीकर चुना जाता है। और उसके बाद मतलब फॉर्मेली जो है लोकसभा की कार्रवाई शुरू हो जाती है। तो अभी जो सूत्रों से खबर पता चल रही है कि शायद 18 जून को ये प्रोटेम स्पीकर और संसद सदस्यों के जो है शपथ का कार्यक्रम शुरू होगा और उसके बाद जो है लोकसभा का जो स्पीकर है उसको चुना जाएगा। बाकी अब चूंकि गठबंधन की सरकार है तो स्पीकर का पद बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, इसीलिए दोनों पार्टियां जो कि जिस पे ज़्यादा डिपेंडेंसी है सरकार की, बीजेपी जैसी लार्जेस्ट पार्टी की, तो वो अपने पक्ष में ये फैसला चाहती हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। वैसे इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोज़ को लाइक करें। धन्यवाद।